स्वयं की उपयोगिता को सिद्ध करना ही तृप्ति का आधार व प्रमाण है। परिवार में तृप्ति का स्रोत, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह और भागीदारी। इसे समझने हेतु शुरू किया गया ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी परिवारजनों को मेरा नमन, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। और आज के सत्र में सभी का स्वागत करते हुए कल जो बात भैया ने रखी थी उसके बारे में जो सारांश रूप में है, तो प्रोमिला दीदी दिल्ली से सारांश रखेंगे। तो मैं दीदी को निमंत्रित करता हूं कि कृपया अपना सारांश यहाँ रखे। सभी को नमस्ते। जी भैया नमस्ते। नमस्ते दीदी। कल मूल्यों का साक्षात्कार और रूप गुण स्वभाव धर्म को कैसे पहचाने, तो जया दीदी के इस प्रश्न के अर्थ में जो योगेश भैया ने स्पष्टता हमारे सामने रखी, उसमें से क्या बात मुझको पकड़ में आई, इसको थोड़ा सा रखने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें अ, भैया ने बाबा जी के साथ हुए चर्चा को आधार बनाकर इस बात को आगे बढ़ाया, और उस चर्चा से ये निकल कर आया था, उनकी जो बाबा जी से चर्चा हुई थी, कि अनुभवगामी विधि में अनुभव की ओर मूल्यों का साक्षात्कार जो अनुभवगामी विधि में होता है, नहीं ऐसा उनके चर्चा में आया। तो बाबा जी का उत्तर था कि नहीं होता, अनुभव गामी विधि में मूल्यों का साक्षात्कार नहीं होता। अनुभव मूलक विधि में ऐसा होता है कि अनुभव संपन्न जो व्यक्ति है वह संबंधों में जीता है और संबंध और परस्परता में संबंध का निर्वाह करता है, और उस स्थिति में प्रत्येक संबंधी के साथ साक्षात्कार पूर्वक संबंध का निर्वाह करता है। तो ऐसा अनुभव मूलक विधि से जो जागृत मानव है वो करता है। लेकिन अनुभव गामी विधि में कैसा होता है और उसमें मूल्यों के महत्व को हम कैसे समझे, इसको समझने के लिए, इसको जब हम समझने जाते हैं तो एक बार फिर से हम अनुभव मूलक विधि में देख लेते हैं कि अनुभव मूलक विधि में जो मूल्य है उनका प्रत्येक स्थिति में साक्षात्कार पूर्वक जो अनुभवी व्यक्ति है वो निरंतरता में उन संबंधों का निर्वाह करता है। लेकिन अनुभवगामी विधि में मूल्य जो क्या है, वो वस्तु की पूर्णता का ज्ञान है। वस्तु की पूर्णता का मतलब कि वस्तु की पूर्णता किसको कह रहे हैं, इसमें जो संबंध की परिभाषा है वो है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध को हम कैसे समझें, तो अनुबंध का अर्थ है प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा की जो तात्विक परिभाषा है वो है अनुक्रमात्मक परस्परता में। अनुक्रमात्मक परस्परता अर्थात नियति क्रम में हमें ये स्मरण में आना होगा, ये पहचानने में आना होगा कि ये नियति क्रम क्या है। नियति क्रम जो है वो है विकास और जागृति की कड़ियां। तो विकास क्रम और जागृति क्रम, विकास क्रम और विकास, और जागृति क्रम और जागृति, ये कड़ियां हमको स्पष्ट होना, और धीरे धीरे ये जो अनुक्रमात्मक परस्परता है इसको ये हमको स्पष्ट होना। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध जिसको हम संबंध कह रहे हैं, तो जैसे जैसे आज की डेट में हमारे जो हम जो संबंध की कल्पना करते हैं तो वो अंतर हमको पकड़ में आने लगता है। तो इसमें हम देख पाते हैं कि आज की स्थिति में जो हम कल्पना कर रहे हैं उसमें तो शायद ही कहीं पूर्णता के अर्थ में वो अनुबंध है, ऐसा हमारी कल्पना में नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे इस प्रस्ताव से हम रूबरू होते हैं तो हमारी कल्पनाओं में धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि अभी हमारी स्थिति कैसी है। तो अभी की हमारी जो स्थिति है, अभी की हमारी कल्पना में तो केवल संवेदनाओं के चित्र हैं, और वो हमारे उसका अभ्यास भी बहुत जबरदस्त है। तो ऐसा हमको अपनी ही स्थिति स्पष्ट होती है जब हम इस बात को समझते हैं। तो ये भी हमको स्पष्ट होता है कि संबंधों में कुछ अपेक्षाएं हैं, लेकिन प्रस्ताव की से पहले हमको ये स्पष्टता समझ नहीं आती है। और इस प्रस्ताव को जैसे जैसे हम समझने लगते हैं
तो इन अपेक्षाओं का हमको ध्रुवीकरण होने लगता है, यानी क्लासिफिकेशन होने लगता है, यानी सॉर्टिंग होने लगती है। लेकिन उससे पहले हमारी जो स्थिति रहती है वो हम उन उन अपेक्षाओं को सॉर्ट नहीं कर पाते, ये भी हमको पता चलता है। तो वो जो आपस में गुथी हुई अपेक्षाएं हैं, उनका जो फल परिणाम होता है वो दो स्वरूपों में रहता है, सुख और दुख होना। हम कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। तो मूल्यों को समझने के लिए अभी हम इस बात को समझेंगे कि ये जो दुखी होना, ये सुखी होना, ये किस नियम से होता है। तो अभी जो हम समझते हैं कि हम पहले मूल्यों को किसी और दृष्टिकोण से देखते थे, और अब हमको इनको समझने के अपने दृष्टिकोण में एक आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन क्या है कि हमें अब प्रत्येक संबंध को पूर्णता के अर्थ में पहचानना होगा, और प्रत्येक हमारा संबंधी वो पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित है, अर्थात नियति क्रम से अनुबंधित है। तो ये बात हमको स्पष्ट हुई कल की चर्चा में। और दूसरी बात, थोड़ा सा और हम अपने को देखा हमने, तो मूल्यों की चर्चा में हमने ये पाया कि जब हम इन चर्चाओं को सुनते हैं शिविरों में, तो कुछ कुछ भावुक भी हो जाते हैं। और भावुक कहाँ होते हैं कि हमने कभी कुछ कुछ सही किया रहता है, लेकिन हमको सही का आधार भी नहीं पता रहता है, बस यूं ही कर देते हैं। और कभी कभी वो किया हुआ सही हमको पकड़ में आने लगता है, और हमको लगता है कि वो हम तो हमको मूल्यों का अभ्यास हो रहा है, हमको ऐसा लगने लगता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है। कल की हमारी बातचीत में ये स्पष्ट हुआ, तुझे कुछ ध्यान रखा, कि उसमें संवेदनशीलता ही है। वो जो हमको अच्छा लग रहा होता है, उसमें हम केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता को ही देख रहे होते हैं, और इसी से हम सुखी दुखी हो रहे होते हैं। और हमारे जो अभी तक के जो अभ्यास है, अभी तक का जो हमारा पूर्वाग्रह है, वो बहुत मजबूत है। यानी कि हम केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता को ही देखते रहते हैं। अब लेकिन हमको परिभाषा विधि से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सभी संबंध है वो पूर्णता के अर्थ में है। तो इसको हम कैसे समझें? तो ये जो इसकी परिभाषा है, इसका जो व्यवहारिक आयाम है, वो जो व्यवहारिक आयाम हमको समझ में आता है कि ये सारे संबंध व्यवस्था के अर्थ में है। तो व्यवस्था के अर्थ में का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारे में एक शिफ्ट आता है कि हम अब अपने जो संबंधों को संवेदनाओं के अर्थ में, यानी अनुकूलता या प्रतिकूलता के अर्थ में देखते थे, अब उसको हम व्यवस्था के अर्थ में देख पाए। और व्यवस्था भी क्या, कि तीन पीढ़ी में तालमेल होना। तो ये हमारी मानसिकता में होना, और हमारी मानसिकता में ये होना कि चारों आयामों के तालमेल, ये हमको जो प्रेरणा मिलती है तालमेल की, चारों आयामों में तालमेल की प्रेरणा हमको इन्हीं मूल्यों से मिलती है। और फिर हम जिम्मेदारी लेने लगते हैं। तो इस प्रकार की स्पष्टता से हम जिम्मेदार होने लगते हैं, और अपने स्वभाव में परिवर्तन की कोशिश करने लगते हैं। तो जीव चेतना में जो हमारा स्वभाव रहता है, दीनता, हीनता, क्रूरता, वो स्वभाव हमको स्पष्ट होने लगते हैं। और धीरता, वीरता, उदारता, ये जो मानव स्वभाव है, ये भी हमको स्पष्ट होने लगते हैं। तो हम में जिम्मेदारी का भाव आता है कि हमको ये अपने स्वभाव में परिवर्तन करना है। तो फिर परिवर्तन के लिए हम उन स्वभावों की बारीकियों को समझते हैं, मानवीय स्वभावों की बारीकियां समझते हैं। धीरता क्या है इसको समझते हैं, वीरता क्या है इसको समझते हैं, उदारता क्या है इसको समझते हैं। तो इन स्वभावों को परिभाषा विधि से जब हम समझते हैं, तो हमको अपने अमानवीय स्वभाव दिखने लगते हैं उस रोशनी में। तो जैसे जैसे हमको वो अमानवीय अपने स्वभाव दिखने लगते हैं, हमें उससे छूटने की प्रेरणा होने लगती है। और जितना जितना हम मानवीय स्वभावों को की स्पष्टता हमको बनती जाती है, उतना उतना हम अमानवीय स्वभाव से छूटने के लिए अपने अभ्यास को और गहराते रहते हैं। तो ये बात मुझे कल की इस चर्चा में स्पष्ट हुई। और इसी कड़ी को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने स्वभाव में मानवीय, कैसे अपने अमानवीय स्वभाव से हम मानवीय स्वभाव में परिवर्तन के लिए अपने अभ्यासों को गहराते जाएं, इसकी और परतें अभी हमारे सामने और खुलेंगी जब मूल्यों की चर्चा
और हमारे सामने निकल कर आएगी। कल की चर्चा में मूल्यों का एक क्रम भी स्पष्ट हुआ कि पहले हम वस्तु मूल्य से शुरुआत करेंगे, उसके बाद क्रम से शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, और इस प्रकार इस क्रम से हम फिर मानव मूल्य और जीवन मूल्यों की तरफ बढ़ते हुए इन मूल्यों को अपने में स्पष्ट करते जाएंगे, और इस प्रकार अपने में प्रवृत्ति परिमार्जन और अपने में स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर पाएंगे। जी, ऐसा मुझे कल की चर्चा से समझ में आया, और आगे इंतजार है कि आगे की कड़ियां खुलने का। जी, धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अभी दूसरा सारांश संक्षिप्त में पायल दीदी गुजरात से वो रखेंगे। दीदी से निवेदन है अपना जो वक्तव्य है वो संक्षिप्त में रखें। जी पायल दीदी। नम, नमस्ते सभी को। मैं शॉर्ट में ही कहूंगी। अ, मुझे क्या समझ में आया कल, मैं वो समझाती हूँ, यानी मैं वो एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं जब भी ब्रह्मवश कोई एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रखती हूँ कि मैं ये कर लूंगी, मैं दिमाग में ही सोच लेती हूँ कि मैं ये करने वाली हूँ, इसके बाद ये करने वाली हूँ, और वो काम नहीं होता ना, तब सामने जो मेरे संबंधी जो खड़ा है मैं उस पे ब्लेम कर देती हूँ कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ, यानी मेरे मन में ही मैं ब्लेम करती रहती हूँ और खुद ही पीड़ित होती रहती हूँ, और उसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट भी बिगड़ता रहता है। तो मुझे कल ये समझ में आया कि वो तो सही ये वो तो भागीदार है मेरी जागृति में, ये जागृति क्रम से चल रहा है, क्रम में जो भी होने वाला है वही होगा, पर मैं एक्सपेक्टेशंस कर देती हूँ, मेरे प्रिय हित लाभ में मैं एक्सपेक्टेशन कर देती हूँ, तो मैं पीड़ित ही रहती हूँ। और इसी जागृति क्रम में मैं अगर उनको भागीदार समझ लूं, तो मेरा जो डायरेक्शन, यानी मेरा जो रास्ता है वो और इजी हो जाएगा, और खुशियां भी बढ़ेगी, यानी मेरी पीड़ा ही कम हो जाएगी। पहली बात तो बस मुझे इतना रखना था। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि भैया कृपया आगे का जो वक्तव्य है वो रखे। और भैया से एक निवेदन भी है कि एक प्रश्न था जिसका अभी उत्तर नहीं मिला, तो वो भी आप उसके ऊपर भी आप प्रकाश डालें। कुंदन भैया का प्रश्न था, स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है और शिष्ट मूल्य का साक्षात्कार होता है। तो मैं योगेश भैया से निवेदन करता हूँ कि आज के सत्र में अपनी बात रखें। भैया जी अनम्यूट करना होगा। हाँ भैया। जी। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। मीला दीदी और पायल दीदी दोनों को धन्यवाद। कल की चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले जो कुंदन भैया ने बात रखी, अगर अगर हो तो एक बार अपना प्रश्न वो दोहरा दें तो थोड़ा सा स्पष्ट करने में सहायता होगी। जी नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, बताइए भैया। तो यह प्रश्न था वो कि स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है और शिष्ट मूल्यों का साक्षात्कार होता है। तो जिसमें आपने कल तो बताया कि साक्षात्कार अनुभूति जो है वो अनुभव मूलक विधि से आएगी, अनुभवगामी विधि से तो वो आएंगी नहीं, ऐसा कल आपने बताया था। जी आवाज आ रही जी भैया? आ रही है, बस बोले ना। जी जी। तो कल थोड़ा सा स्पष्ट हुआ उसमें कि अभी वो अनुभव मूलक विधि से तो आएंगी वो साक्षात्कार और अनुभूति, ऐसा कुछ समझ में आया था कल? बिल्कुल ठीक है। जी तो हम उस प्रश्न को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, और उत्तर को जिस तरह से बाबा जी ने ध्यान दिलाया है
जी कि अनुभव मूलक विधि में मूल्यों के साक्षात्कार होते हैं। अब ये उसकी फाइन डिटेल है जो आप व्यक्त कर रहे हैं कि स्थिति गति के रूप में हम इसे पहचान सकते हैं कि स्थिति में अनुभूतियां हैं और गति में जो हम अभिव्यक्त होते हैं संबंधों में, तो वो साक्षात्कार पूर्वक होते हैं। इसे हम कैसे समझें, यही प्रश्न है। सही है। जी भैया, जैसा इसमें परस्परता में दो लोगों में होगा या फिर एक ही आदमी को साक्षात्कार अनुभूति होगी, ऐसा तो मेरा कंफ्यूजन था थोड़ा। जी, तो ये जिसे हम परस्परता कह रहे हैं, ये स्थिति तो है। संबंध विहीन मानव नहीं होता, यानी हम हर पल हमारी वस्तु स्थिति है वो संबंध में है। इसे हमें पक्का समझना भी होगा, आत्मसात भी करना होगा। हम संबंध विहीन स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। हम हमेशा सदा सदा संबंध में ही थे, संबंध में हैं, संबंध में रहेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि संबंधों को समझें कैसे और इन संबंधों में जिए कैसे। तो संबंध को समझने वाला तो मैं हूं, यानी एक एक व्यक्ति संबंध को समझता है। इस रूप में हमारा मानव के रूप में होना, ये हमको स्पष्ट होना होगा। तो जब हम मानव के रूप में अपना होना ये समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर क्या जो परस्परता है उसको गौण करके या उसको परस्परता को किसी प्रकार से नकार के या परस्परता से विमुख होते हुए, ये सब मैं जो कह रहा हूं उसको कहते हैं अकेलापन। क्या अकेले में समझना या अकेले में संबंध को गौण करके इनको समझा जा सकता है? तो ये स्पष्ट हो गया कि अकेले में नहीं समझा जा सकता। मुझे दो मुद्दों पर यहाँ पर और स्पष्टता समझ में आती है। जब हम कहते हैं मानव या स्वयं, और जब हम कहते हैं अकेला, इन दोनों में अंतर है। स्वयं का मतलब है एक मानव के रूप में वस्तु स्थिति को स्वीकार करना। और अकेले का मतलब है जो परस्परता है उसको नकार के समझने की कोशिश करना। तो ये जो अकेला वाला भाग है ये नहीं हो सकता। हालांकि कंफ्यूजन इसमें आता जरूर है, और यही शायद हमारी मूल्यों की जो स्पष्टता है, समझ है, ये एक एक प्रकार से हमें ये जो हमारा कंफ्यूजन है उससे हम मूल्यों की चर्चा अच्छे से समझ नहीं सकते। और विशेष करके जब हम कंफ्यूजन में रहते, परेशान हो जाते, तो जो झेलना पड़ता है वो अकेले को ही झेलना पड़ता है। यानी जो कुछ कष्ट होता है संबंध में, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ये अपेक्षाओं की चर्चा हुई कि संबंध है मतलब उसमें अपेक्षा होना है। अब इन अपेक्षाओं की पूर्ति होना नहीं होना
ये तो पल पल में चलता रहता है, हम कहीं भी रहे। आज की जैसे स्थितियां हैं, परिवार में, व्यवसाय, नौकरी की जगह पर, हम सदा सतत संबंध में तो हैं, और संबंध है मतलब अपेक्षा है। हम किसी से करते, कोई हमसे करता है, और जब अपेक्षा पूरी हो जाती है तो एक थोड़ा सा आदमी खुशी महसूस करता है, नहीं हो जाती है तो परेशानी महसूस करता है। तो ये जो होता है अपने में, और जैसे जैसे इन अपेक्षाओं की पूर्तता नहीं होने वाली जब स्थिति आती है, तब जो झेलना पड़ता है, वो जो संघर्ष भीतर ही भीतर होता है, उसको तो हम अकेले झेलते। उस स्थिति में यदि हम बने रहे, उस ट्रैप में हम यदि बने रहे, तो फिर हमसे ये निकल के ही आता है कि कुछ नहीं भाई, सब अकेला ही है, अपने को ही झेलना पड़ता है, आदि आदि आदि। तो एक प्रकार से हम कुछ ना कुछ तरीका अपना लेते हैं कि हम बचे रहे ये सब से। यानी किस चीज से बचे रहे? ये जो उलझन होती है, परेशानी होती है, क्योंकि दुखी कोई होना नहीं चाहता, दुखी होना नहीं चाहता, अपने को बचाना चाहते। तो फिर हम कोई ना कोई टेक्निक अपना लेते कि जिससे हम अपने आप को बचा सके इन संबंध की अपेक्षा में। और ऐसे बचाव करते हुए अपन अपनी जिंदगियां भी निकाल रहे हैं, ऐसे लगता है। इसमें जो सबसे सबसे जो एक कठिनाई की जगह मूल्यों की पढ़ाई में, मूल्यों के अध्ययन में, वो जो सबसे बड़ी एक कठिनाई आ गई, वो है समर्पण। हमारा समर्पण मुझे लगता है रुका हुआ है। इसलिए हम मूल्यों की पहचान, मूल्यों के बारे में स्पष्टता हम नहीं कर पा रहे, हमारी उसमें बाधाएं हैं। आज जो समर्पण के डिजाइन है, उस समर्पण के डिजाइन में बहुत ही बहुत ही ऐसी स्थिति है जो शायद हम मानवता के श्रेणी में उसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक स्थिति है कि मरने मारने के लिए तैयार होना, उसको हम समर्पण कह रहे हैं, यानी प्राण दांव पर लगाना। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में सैनिक अपने प्राण दांव पर लगाता है, यानी समर्पण। अब इससे अधिक क्या हो सकता है? दूसरा, कई आस्था केंद्रों में समर्पित लोग दिखते, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, ये भी हमको दिखता है। तो आस्था जैसे गूढ़, या ये समझ में नहीं आता इस प्रकार का समर्पण। और जहां तक युद्ध की बात है, तो यदि हम सर्वेक्षण करते हैं मानव जाति का, और हम स्वयं में भी निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो युद्ध जैसी स्थितियां अमानवीय है, ये हम सबको स्वीकार हो गया है। तो अगर हम सामान्य व्यक्ति समर्पण के बारे में सोचे, चर्चा करे, तो फिर ये स्थितियां तो असामान्य स्थितियां हो जाएंगी कि
युद्ध जैसी हालात को हम सतत तैयार रहे और समर्पण के हमारे में एक स्थिति हो, और हम समर्पण की स्थिति में हमारे मानसिकता में क्या होता है, क्या व्यवहार निकलते हैं, और उन व्यवहारों में मूल्यों को पहचान पाए। और जो आस्था केंद्र हैं, जहां पर इस प्रकार का एक त्यागमय, समर्पण का मतलब है कुछ चीज त्याग कर दिया, कुछ त्याग हो गया, ऐहिक सुखों का त्याग हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में कुछ झलकता है अलग से। तो समर्पण को अगर हम सहअस्तित्व नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, जो रुका हुआ है, जैसे परिवार में समर्पण, समाज में समर्पण, तो सहअस्तित्व नजरिए से जो समर्पण है, ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए इस समर्पण के भाव को समझना, जो अभी रुका हुआ है, समर्पण को समझते ही और समर्पित होते ही कौन सी प्रवृत्तियां हमारे में निकल जाती हैं, कौन सी नई प्रवृत्तियां हमारे में आ जाती है, और उन प्रवृत्तियों के प्रभाव में जब हम संबंधों में, कल जैसे चर्चा किया था कि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, यानी पूर्ण होने के लिए समर्पित हो जाते हैं, जिसमें तन, मन और धन तीनों का प्रयोजन को पहचान पाते हैं, और व्यवस्था के अर्थ में समर्पित होते हैं। उस स्थिति में ये जो समर्पण है, ये समर्पण हमें दो ध्रुवों पर नजर आता है। उसमें से एक ध्रुव है शिक्षा और दूसरा ध्रुव है व्यवस्था। क्योंकि हमें इन दो मुद्दों पर बाधा आज समझ में आ रही है। यही वो दो ध्रुव है जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आते हैं, युद्ध समझ में नहीं आता। युद्ध कल्पना में नहीं आता। जिसकी कल्पना करने में ही अड़चन हो, वो समझ में कैसे आएगा? कल्पना, युद्ध की चर्चा करना अलग बात है, हम करते तो है ही नहीं, परंतु पूरा संसार युद्धमय हो जाए, ये कल्पना नहीं होती। कोई ऐसी अमानवीय प्रवृत्तियां हैं, जो अमानवीय प्रवृत्तियां मानव जाति के लिए खतरा है, ऐसे अमानवीय प्रवृत्तियों का एक प्रकार से परिमार्जन होना, आशय तो यही रहता है, परंतु उस परिमार्जन में जो खराबा या क्रूरता, बर्बरता आदि आदि जो उसके वर्णन है, ये हमारी कल्पना में सहज नहीं है, ये मानव सहज नहीं है युद्ध सोचना। इसलिए साधारण आदमी के लिए फिर क्या, और जो आस्थाएं हैं, ये भी कल्पना में नहीं है, सहज नहीं। तीन तीन वास्तविकताएं सहज हैं हम मानवों के लिए, और फिर धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि ये तीन वास्तविकताएं जो हमारे लिए सहज है, हम मानव हैं तो हमारे लिए परिवार की वास्तविकता सहज है, परिवार की कल्पना होता है, ये सहज है, ये मानव सहज है। इसलिए मूल्यों का अध्ययन
परिवार में हो सकता है। तो परिवार में समर्पण सोचा जाए, हम मानव होकर हम परिवार में समर्पण को सोच सकते, ये सहज है। फिर जो दूसरा है वो है समाज। समाज रूपी वास्तविकता सहज है, ये इसकी कल्पना हो सकती है। जिसकी कल्पना हो सकती है, जिसका अस्तित्व है, ये हमारे लिए सोचने के लिए सहज है। तो समाज में समर्पण क्या, उस पर हम सोच सकते। जो तीसरी वास्तविकता है उसे हम कहेंगे शेष प्रकृति या प्रकृति, जो प्रत्यक्ष है, हमारे पैदा होने से पहले भी है, प्रत्यक्ष भी है और हमारे बाद भी रहेगी। तो प्रकृति के बारे में कल्पना करना ये सहज है। तो प्रकृति के बारे में कल्पना करते हुए ये समर्पण कैसे हो जाए? आज मुझे लगता है कि हम आप साधारण व्यक्ति इन तीनों जगहों की कल्पना व्यवस्थित नहीं है, हमारे अपने अपने ढंग से है। इसलिए हम तीनों स्थितियों में होते हुए हम मानव समर्पित नहीं हो पाने के कारण बेचैन रहते हैं। परिवार में रहते हुए बेचैन, समाज में रहते हुए बेचैन और प्रकृति में रहते हुए भी बेचैन रहते। और ये जो बेचैनी है यही अव्यवस्था है। तो हमें समर्पण के अर्थ में ये जो संबंध है, बिना संबंध के ये है नहीं, ये सभी वास्तविकताएं। तो एक प्रकार से मानव समा गया। समझते समझते कैसे हम समर्पित होते हैं। परिवार में समर्पण हो गया तो उसे हम परिवार मानव कहेंगे, जो समर्पित है परिवार में। अर्थात सहअस्तित्व नजरिए से समर्पण कैसे, ये हमको मूल्यों की पढ़ाई से अच्छे से समझ में आता है। जैसे दो संबंधी हम परिवार में समर्पित हो गए, इसका मतलब है हमको परिवार के सभी सदस्यों के प्रति विश्वास हो गया, ये समर्पण। समाज में हम समर्पित हो गए तो हम समाज मानव हो गए। तो उसमें एक मूल्य है गौरव। हमने समाज से लिया, आज हमारे पास जो कुछ है हमने कुछ ना कुछ समाज से लिया है। फिर समाज को दिया क्या? सहअस्तित्व नजरिए से समझ में आता है व्यवस्थाएं समाज के स्तर पर है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा मिली, ये समाज व्यवस्था से मिली हुई है। अक्षर की पहचान ये समाज व्यवस्था से मिली हुई है। इसलिए धन सामाजिक संपत्ति है, ऐसा स्पष्ट होता है।
जैसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ये समाज व्यवस्था से उस पर काम होता है। जैसे आजकल विवाह का बड़ा धूमधाम से चल रहा है, ये समाज व्यवस्था है, तभी विवाह के बारे में सोचते हैं। तो समाज में हम समर्पित होते हैं तो हम समाज मानव कहलाएंगे। समर्पित होते हैं, प्रकृति में समर्पित होते हैं तो हम प्रकृति मानव कहलाएंगे। हम मानव समझकर परिवार व्यवस्था में भागीदारी करना, समाज व्यवस्था में भागीदारी करना और शेष प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी करने से, ये जैसा पूज्य बाबा जी ने हमें ध्यान दिलाया कि इन सभी में, इन भागीदारियों में जो समर्पण है उसके मूल में अनुभव रहता है। तो स्थापित मूल्य की अनुभूति और शिष्ट मूल्य में साक्षात्कार रूप में हम गतित होते हैं। तो जैसे ये जो तीन स्थितियां हैं जिसका अपन अभी वर्णन कर रहे, जैसे परिवार, समाज और शेष प्रकृति, इन सभी संबंधों में हमें 6 वास्तविकताएं हमारे अध्ययन में आती हैं, उसका हमें बोध होता है। यही अध्ययन बिंदु को यदि हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मानव संबंधों में, नैसर्गिक संबंधों में क्या चीज का बोध होता है? तो नियम का बोध होता है, नियंत्रण का बोध होता है, संतुलन का बोध होता है, न्याय का बोध होता है, धर्म का बोध होता है और सत्य सहज बोध होता है। और ये सभी मानवीय आचरण, अखंड समाज व्यवस्था, ये हमारा टॉपिक है। और उसमें हम ये जो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, सहज बोध होकर, ये बोध सुगम हो इस अर्थ में जिसे अनुभव बोध हुआ है, तो अनुभव बोध होकर जो संबंधों के अर्थ हैं उन अर्थों का विश्लेषण मूल्यों के रूप में सुगम होता है। क्योंकि जैसे कल अपन ने चर्चा किया था कि हर एक स्थिति की मौलिकता अनुभव में पता लगती है। इसलिए मूल्य अर्थात भाव समझ में आता है। तो जीवन मूल्य 4 समझ में आते हैं अनुभव में, मानव मूल्य 6 समझ में आते, और जिसमें परंपरा होता है ऐसे स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, ये परंपरा के अर्थ में हमें समझ में आते। तो स्वाभाविक है अनुभव से संपन्न मानव को या समाधान संपन्न मानव को स्वयं जीवन होना
और जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव होना, यानी जीवन मूल्य और मानव मूल्य, ये समाधान संपन्नता होना, और जो संबंध की स्थितियां हैं जिसमें समर्पण हो रहा है ऐसे परिवार में, और यही परिवार विश्व परिवार के रूप में दिखाई देना, वही समाज है। तो मूल्यों के रूप में सुगम इसलिए हो गया क्योंकि मूल्य सार्वभौम दिखाई देते, यानी ये सभी जगह है। सात संबंध सार्वभौम रूप में दिखाई दिए, ये सभी जगह पर है। इसलिए इन मूल्यों के अध्ययन, मूल्यों की स्पष्टता होने से हमें नियम का बोध, न्याय का बोध सुगम होता है। अब उसमें अनुभव मूलक स्थिति का उन्होंने वर्णन किया कि स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक संबंध व्यवस्था के अर्थ में है, ये बोध और अनुभव है। तो जागरूक व्यक्ति, समाधान संपन्न व्यक्ति में ये बोध बना ही रहता है और उसका स्वयं मूल्यांकन की स्थिति में सातों संबंध, यही सात संबंध हैं, और इन सातों संबंधों में जो निहित मौलिकताएं हैं, इन मौलिकताओं का अनुभव स्थापित मूल्य के रूप में ये अनुभव होता है। तो ये स्थापित मूल्य के रूप में अनुभव होना, ये व्यक्त होने में आया। इसका मतलब है कि अनुभव व्यक्त होता है। कैसे व्यक्त होता है? तो अनुभव मूल्यों के रूप में व्यक्त होता है, तो उसका भाषाकरण हुआ। तो स्थापित मूल्यों का अनुभव और शिष्ट मूल्य में साक्षात्कार, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते कि प्रत्येक संबंध में विश्वास का अनुभव होना, और विश्वास का अनुभव होना यदि केवल यही रह गया, विश्वास शब्द तो हम सुनते हैं, हमारी स्थिति और अनुभव मूलक स्थिति, इसमें थोड़ा हम लोग तुलना करने के प्रयास करते। विश्वास शब्द हमने सुना है, परिवार में हम ऐसा जानते हैं क्या विश्वास को? ये जो जानना है, ये शिष्ट मूल्य में प्रमाणित होता है, निर्वाह में प्रमाणित होता है। और हमारा संकट, हम आप जैसे सोचने वाले लोगों का संकट, हमें लगता है विश्वास तो है, पर संकट आता है निर्वाह में। निर्वाह क्यों नहीं होता? फिर हर एक व्यक्ति का निर्वाह अलग अलग है। तो 3 पीढ़ी का निर्वाह अपन देखेंगे तो एक प्रकार से क्योस दिखता है, और उस निर्वाह पर कुछ समय बाद प्रश्न कर नहीं सकते। यदि निर्वाह पर प्रश्न किया तो तत्काल विश्वास पर अपनी प्रतिक्रियाएं आती हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं। अब अगर ऐसे एक दूसरे को हम विश्वास पर तौलने लगे तो मनभेद होने में टाइम नहीं लगता है, जो आज हो रहा है। आज का निर्वाह यदि हम समीक्षित करें तो उसे मनमानी इस श्रेणी में है। इस निर्वाह का
शायद ही कोई नियम मिलता। इसलिए ये निर्वाह का मनमाना स्वरूप हो जाने से और टेकन फॉर ग्रांटेड यानी मान लिया कि ये विश्वास है, पर ये धीरे धीरे ये टिकता नहीं। फिर हमें स्वतंत्रता की किल्लत आने लगती है, परिवार में परिवार बंधन लगता है। हम शायद ही सोचते कि हम परिवार समझ नहीं पा रहे। हम ऐसा शायद सोचते हैं कि हमको समाज समझ में नहीं आ रहा, और प्रकृति के साथ मनमानी, रिजल्ट सामने है। अभी इतनी गर्मी हो रही है, जहां पर कभी अभी महाराष्ट्र में पुणे का ही एक उदाहरण आ रहा है, शिवाजी नगर में बता रहे 43 डिग्री है, 41 डिग्री है। कभी 34-35 के आगे पुणे का टेम्परेचर गया नहीं, वहां भी 40-41 क्रॉस कर गया। सब जगह अभी गर्मी का माहौल है। क्लाइमेट चेंज दिख रहा है। अभी कब पानी गिरेगा? पानी गिर गया तो आशंका आती है बरसात में पानी होगा कि नहीं। और एक तरफ फिर हम प्रकृति के बारे में कैसे कैसे भावुक होकर गाने गाते, तो ये भावुकता ये निर्वाह नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि हम प्रकृति के साथ शिष्ट नहीं, अशिष्ट हैं। इसलिए शिष्टताओं के साक्षात्कार नहीं है। इसलिए ये अनुमान बनता है कि उसकी अनुभूति नहीं है। प्रकृति का अनुभूति है तो प्रकृति के साथ हम अशिष्ट नहीं होंगे। मर्यादा छोड़कर का आज अपना काम है। इन मर्यादाओं को नहीं समझ पा रहे। मर्यादा भी मूल्यों का अध्ययन है। दो संबंध में मर्यादाएं पता लगना, यही उस संबंध की मूल्य की पहचान है। आज मर्यादाओं की कितनी बड़ी संकट है। मर्यादा शब्द हमने सुना है, मर्यादा मतलब दूरी, दूरी मतलब ज्ञान। प्रत्येक परस्परता में दूरी है, नॉट फिजिकल डिस्टेंस। ये दूरी का मतलब ज्ञान है। जैसे जीवन और शरीर में दूरी है, ये दूरी पता लग जाए, ये दूरी का अनुभव हो जाए तो ज्ञान है। फिर जीवन में समझ बनेगी शरीर को चलाना कैसे। जैसे प्रत्येक वास्तविकता में दूरी है, दूरी है तभी तो समझ पाएंगे। इन दूरी को समझना यही मर्यादा है, यही ज्ञान है। इस प्रकार से प्रत्येक इकाई पूर्ण रूप में समझ में आती है और हम मानव परंपरा में जीते हैं। तो परिवार में प्रत्येक एक सदस्य एक दूसरे से दूरी पर है। ये दूरी समझ में आना यही विश्वास है। उसको जिए कैसे, इसका साक्षात्कार होता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के परिमार्जन के अर्थ में शिष्टताएं साक्षात्कार पूर्वक आती हैं।
और उसका एक व्यवस्थित स्वरूप हमको समझ में आता है। विश्वास का, शिष्टता है, सहकारिता। हम आगे और इसकी चर्चा करेंगे, करने ही वाले हैं। तो फिर इन शिष्टताओं के जितने डायमेंशन हमको पता हो जाए, उतनी सहकारिता समर्पित भाव से आती है, क्योंकि सहकारिता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति परिवार में विश्वास संपन्न हो जाए। ये शिष्टता है। ये साक्षात्कार होता है जागरूक मानव को, इसलिए जागरूक मानव न्याय कर पाता है। और यदि हम आप बिना अध्ययन के, बिना सोचे समझे, परिवार को बिना समझे यदि हम परिवार में जीने जाते हैं, तो कैसी शिष्टताएं खुली पड़ी हैं, कि आज हम आपको समीक्षित होने की मुझको लगता है आवश्यकता है। कैसा हमारा भाषा है, कैसा भाव है, कैसी भंगिमा है, कैसा मुद्रा है, कैसे अंगहार है। दो व्यक्तित्व के शिकार हो गए हैं हम लोग, इसलिए हमारी शिष्टताएं स्वीकार नहीं है। उसी का कष्ट हमें होता है। अशिष्ट व्यक्ति कष्ट झेलता है, आरोप दूसरे पर करता है। जिस व्यक्ति को लक्ष्य है, इसलिए मूल्य और लक्ष्य, इसका अंतर हमें समझना होगा। जागरूक व्यक्तियों को मूल्यों का अनुभव है, इसलिए वह लक्ष्य रख पाते हैं। जीवन मूल्यों का अनुभव हुआ है, इसलिए मानव लक्ष्य को प्रस्तुत कर पाते। यही मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हमको समझ में आ रहा है। जिस व्यक्ति को लक्ष्य पता लग गया, वो व्यक्ति अशिष्ट नहीं हो सकता। ये अनुकरण है। अभी हम अनुभवगामी विधि में शिष्टताओं का अनुकरण करते हुए और अनुमान करेंगे स्थापित मूल्यों का, क्योंकि साक्षात्कार पूर्वक जागरूक मानव को मूल्यों का अनुभव हुआ और साक्षात्कार पूर्वक जितनी शिष्टताएं व्यक्त हो सकती हैं, एक जागरूक मानव के रूप में, परिवार मानव के रूप में, समाज मानव के रूप में, प्रकृति मानव के रूप में जितनी शिष्टताएं एक मानव की विशालता को व्यक्त करने के लिए हो सकती है, वो सभी शिष्टताएं अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य के रूप में बाबा जी ने वर्णित की हुई। तो जो सहज रूप है शिक्षा और व्यवस्था, तो जो समर्पण है, मुझे लगता है कि हमें मूल्यों की चर्चा करने की पृष्ठभूमि में हमको हमारा समर्पण को बहुत अच्छे से पुनर्विचार करने की जरूरत है। कहाँ बाधा है अभी समर्पण की? तन मन धन का कैसा उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए, और कैसा प्रयोजन को हम समझे। समझदार होना है, इसके प्रति निष्ठा होना होगा, और जिज्ञासाएं उत्पन्न होनी होंगी। आज दुनिया का सबसे जटिल प्रश्न अपन चर्चा में ले रहे हैं, मूल्य। नहीं हाथ लगा है किसी के भी। चर्चा और पीएचडी के जो थीसिस है यूनिवर्सिटी में भरे पड़े हैं। आप लोग भी शिक्षा जगत से है, पिछले 15 वर्षों का ही सर्वे ले आइए, कितने लोगों ने नैतिकता और मूल्यों पर रिसर्च किया है। पीछे पड़ गया, पीछे छूट गया सारा। आजादी, अगर हम टाइमलाइन देखें हिस्ट्री का, उस समय कुछ नीति मूल्यों के बारे में कुछ विश्वविद्यालय में चर्चा होती रही।
आज कहाँ है नैतिकताओं के पाठ, कहाँ है मूल्यों की चर्चा? इट्स ऑल गॉन। केवल भौतिकवादी चर्चाएं हैं, और ऐसे रूखे और रेतीले जगह पर, डेजर्ट, हमारा मनस्थिति डेजर्ट है, ऐसी स्थिति में हम साहस कर रहे हैं मूल्यों को समझने की। युद्ध का माहौल है आज विश्व में। यूनाइटेड नेशंस का भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वहां भी ये प्रश्न अनुत्तरित है। अभी एक थीसिस मेरे हाथ लगी थी कि ये जो यूनाइटेड नेशन तैयार हुआ, ये बेसिकली उसी शोध के लिए तैयार हुआ कि वैल्यू सिस्टम कैसे आदमी में जनरेट होता है ताकि युद्ध ना हो। जिन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग बनाई उसमें एक कल्पना किया कि भाई ये तो एक आधुनिक चर्च है जहां पर कन्फेशन हो, अपनी गुनाहों की कबूली हो। तो ये मुद्दा अनुत्तरित है। मूल्य कैसे तैयार होते हैं, एक व्यक्ति की मानसिकता में मूल्य कैसे तैयार होना, और उसे बाबा जी ने समाधान के रूप में उत्तर दिया है। वही हम समाधान समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जागरूक व्यक्ति स्थिति में स्थापित मूल्यों का अनुभव रहता है, यानी संबंध में अनुभव, और उनकी जो शिष्टताएं हैं उनके साक्षात्कार पूर्वक ये जो जीने का तरीका है, ये सभी शिष्टताएं हैं, ये सभी शिष्टाचार है। उसका एक व्यावहारिक स्थिति है कि हम अपने लक्ष्य सहित जीते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय सह स्थित लक्ष्य पूर्वक जीते हैं। यही हमारी शिष्टताएं हैं, इसको हम जांच सकते हैं। इन शिष्टताओं में हम समर्पित होते हैं तो हमें अनुमान होने लगेगा स्थापित मूल्यों का, अर्थात स्थापित संबंधों का। कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशा है कि ये कुछ पृष्ठभूमियां मूल्यों की चर्चा में ये आपके लिए उपयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रस्तुति के अवसर के लिए। नमस्कार। आज के दिन की मंगल कामनाएं सभी को। धन्यवाद भैया जी। नमस्ते सभी को।